हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फंक्शन की क्लास 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के छठे फॉर्म्स यानी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और जो नए स्टूडेंट्स हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे वाले प्रीवियस लेक्चर्स को देखें और उनसे समझें। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसका यूज हम लोग आगे की क्लास में यानी इंटीग्रेशन वगैरह में करेंगे। तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसके बारे में आज जानते हैं। तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, इसका डिफिनेशन है व्हिच फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये जो बड़ी ब्रैकेट में x दिख रहा है, इसको हम लोग को पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। व्हिच फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड डिफाइंड बिलो। तो यानी जो फलन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के रूप में होगा, ये बड़ी ब्रैकेट x में इसका सिंबल से ये बड़ी ब्रैकेट x में लिखाता है, इसको हम लोग को पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x यानी महत्तम पूर्णांक फलन x एंड डिफाइंड बिलो। इसका डिफिनेशन जो है, जैसे f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मतलब होता है नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर वैल्यू, यानी इसको हिंदी में कहें तो नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनीशन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मीनिंग ये होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होती है वो नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान, यानी वो हमेशा इंटीजर वैल्यू को फॉलो करती है। इंटीजर वैल्यू का मतलब जिसके बटा में सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, यानी नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर वैल्यू नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान जो होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मीनिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझें, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो जैसे अगर इनपुट में 1 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम 1.23 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.23 इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट में हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान ही होगा। तो 1.23 अब देखा जाए, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर ये -1 है, -2 है, -3 है। तो 1.23 समथिंग यहाँ होगा। तो 1.23 समथिंग यहाँ होगा, तो इसका नज़दीकी न्यूनतम इधर 1, इधर तो नहीं है, इधर तो महत्तम हो जाएगा, न्यूनतम में आना है। तो 1.23 का नज़दीकी न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से हम f2.32 ले लें तो 2.32 का नज़दीकी न्यूनतम मान क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह से अगर हम निगेटिव वैल्यू को टेक करें, जैसे -1.23 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.23, तो -1.23 का मतलब है कि -1.23 के नज़दीकी न्यूनतम देखना है। तो -1.23 का नज़दीकी न्यूनतम जो होगा इधर होगा, लेकिन हम इसके राइट साइड नहीं, इसके हमको लेफ्ट साइड जाना है, क्योंकि न्यूनतम इधर है। अगर इधर हम चाहते हैं तो ये महत्तम हो जाएगा, इसलिए इसका नज़दीकी न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम -2.32 ले तो -2 इसका नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, -3। अब आप लोग सोचिएगा कि सर -2 क्यों नहीं होगा, -2 न्यूनतम नहीं होगा, -2 अधिकतम हो जाएगा। तो हम लोग को न्यूनतम वैल्यू टेक करना है। तो -2.32 का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, -3। -1.23 का न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, -2। तो इस तरह से न्यूनतम पॉजिटिव में अगर वैल्यू है तो इसका न्यूनतम कितना है, 1, इसका न्यूनतम कितना है, 2। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि हम इनपुट में कोई भी वैल्यू ले लें,
लेकिन आउटपुट जो होगा उसका सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही गिवन करेगा, यानी एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का हम लोग का डिफिनेशन है। अब हम लोग इसके ग्राफ और इसके डोमेन और रेंज की चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या चीज़ होता है? जैसे y बराबर f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। मैं पहले इसका मीनिंग बता चुका हूँ कि इसका मीनिंग होगा नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर वैल्यू, यानी नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान जो होगा वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होगा, वैल्यू होगा। अब जैसे हम इसका बॉक्स बनाते हैं, जैसे इसका हम बॉक्स बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेते हैं, ये आपका बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स में ये x ये y इक्वल टू f(x) होगा। अब हम लोग अगर x का वैल्यू 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। कैसे? अगर हम 0 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। अगर हम 0.2 लेंगे तो इसके लिए भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0.2 का नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से अगर 0.99 तक लेंगे तो इसके लिए भी नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर हम 0 और 1 की बात करें तो 0 और 1 के बीच में ये जितना भी पॉइंट है इसका नज़दीकी न्यूनतम कौन बन रहा है, पूर्णांक 0 बन रहा है। तो इन सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से 1 के बराबर और 1 से बड़ा 2 से छोटा लिया जाए तो इसके लिए वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जैसे 1 के लिए 1 होगा, 1.2 के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 के लिए भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान जैसे इसको बता दें तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा के लिए सारे के लिए नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से 2 से बड़ा और 3 से छोटा लें तो इसके लिए नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, 2 होगा। ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। कुछ निगेटिव वैल्यू का भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए हम x का वैल्यू -1 के बराबर लेते हैं और -1 से बड़ा और 0 से छोटा लेते हैं, ठीक। -1 के बराबर तो -1 के बराबर में -1 तो -1 देगा, -1 से बड़ा तो -1 से बड़ा क्या होगा, जैसे 0.23 तो -0.23 जो है -1 से बड़ा है तो इसके लिए नज़दीकी न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा, -1 होगा। -2 नहीं, -1 होगा, क्योंकि हमको छोटा लेना है तो इससे ये छोटा है, -1। उसी तरह से ये सारे वैल्यू यानी जितने भी वैल्यू होंगे सबके लिए क्या देगा, ये -1 देगा। उसी तरह से हम लोग -2 के बराबर और -2 से बड़ा और -1 से छोटा तो -2 के बराबर पर क्या देगा, -2 देगा। -2 से बड़ा तो -2 से बड़ा कौन होगा, -1.73 होगा। तो -1.73 के लिए भी क्या देगा, ये -2 देगा, देगा ना। -1.73 के लिए भी क्या देगा, -2 देगा, क्योंकि छोटा वैल्यू लेना है। क्या लेना है, छोटा वैल्यू लेना है और नज़दीकी का वैल्यू लेना है, तो -2 होगा। उसी तरह से -3 के बराबर और -3 से बड़ा और -2 से छोटा के लिए क्या देगा, -3। तो इस तरह से इसका बॉक्स प्रिपेयर हो गया। अब जब इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो देखते हैं किस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। x डैश, y डैश, ठीक। ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक। अब जब इसका वैल्यू हम 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए क्या मिला, 0 मिला। 1 के बराबर और 2 से छोटा के लिए 1 है, तो 1 के बराबर है, जहाँ बराबर है वहाँ टिक करेंगे, जहाँ छोटा वहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे। इतना से इतना के लिए क्या है, 1 है। फिर 2 के बराबर और 2 से बड़ा, 3 से छोटा
ये क्या मिला, 2 मिला, चूँकि 2 के बराबर है इसको डीप करेंगे और 3 पर छोटा इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। उसी तरह से इसमें देखिए -1 के बराबर और 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए -1 है, तो -1 के बराबर और 0 से छोटा के लिए क्या है ये -1, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे डीप करेंगे। फिर -2 के बराबर और -1 से छोटा के लिए -2 है, -2 के बराबर यहाँ डीप करेंगे और यहाँ पर क्या छोड़ेंगे ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर -3 के बराबर और -3 से -2 से छोटा, -3 के बराबर है तो यहाँ डीप करेंगे, यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। तो इस टाइप से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हो गया ग्राफ हो गया, यानी जहाँ बराबर है वहाँ डीप करना है और जहाँ बराबर नहीं है वहाँ पर क्या छोड़ना है ब्लैंक छोड़ना है। तो -1 के बराबर -1 के यहाँ 0 से के लिए 0 था, 1 के बराबर और 2 से छोटा के लिए क्या था ये पूरे वैल्यू x का, ये पूरे वैल्यू के लिए इसका वैल्यू कितना है 1 है। 2 के बराबर 2 से छोटा के लिए इसका वैल्यू कितना है 2 है। फिर यहाँ -1 के बराबर और 0 से छोटा के लिए इसका वैल्यू कितना है -1 है। 2 के बराबर और -1 से छोटा के लिए इसका वैल्यू कितना है 2 है। -3 के बराबर और 3 से छोटा के लिए इसका वैल्यू कितना है 3 है। इस टाइप से आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या खींच सकते हैं ग्राफ खींच सकते हैं। इस टाइप से आप लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हो जाएगा ग्राफ डिटरमाइन हो जाएगा। ये ग्राफ है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये क्या हो गया ग्राफ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार दो बार देखिए, अच्छी तरीके से समझिए। हाँ, तो अब हम लोग को डोमेन एंड रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में जानना है। तो डोमेन और रेंज क्या होता है इसका, जैसे f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसको हम लोग y इक्वल टू f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिख सकते हैं x। तो अगर इसके डोमेन की बात की जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि x के अंदर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इनपुट में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, बटा में ले सकते हैं, मतलब रियल नंबर का कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखेंगे दिस फंक्शन डिफाइन ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, इसलिए इसका डोम जो हो जाएगा डोमेन ऑफ f यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होगा वो रेंज, इसका रेंज सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू होता है, इसलिए रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू i या j। ठीक है, इनपुट में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस प्लस बटा कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज जो होगा वो सिर्फ कौन सा वैल्यू होगा इंटीजर वैल्यू होगा। तो इस टाइप से आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डोमेन और रेंज को भी देख चुके हैं। अब हम लोग आगे के फंक्शंस की चर्चा करेंगे। अब हम लोग सातवें फॉर्म के और चलते हैं। सातवां फॉर्म जो है वो है द सिग्नम फंक्शन, द सिग्नम फंक्शन, इसको हिंदी में बुलाया जाता है चिन्ह फलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फंक्शन का सातवां फॉर्म क्या है द सिग्नम फंक्शन चिन्ह फलन। अब ये सिग्नम फंक्शन क्या चीज़ होती है, तो इसका डिफिनेशन है which function defined such that। और एक बात और याद रखिएगा कि अभी हम जो भी फंक्शंस की बात कर रहे हैं वो रियल से रियल में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, रियल से रियल जितने भी फंक्शंस हम लोग क्लास 5 में हैं, इससे पहले क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो रियल से रियल यानी वास्तविक संख्या की ही बात हो रही है यहाँ। तो विच फंक्शन डिफाइंड सच दैट,
एफ एक्स इक्वल टू -1 होगा कब? जब x लेस देन 0 होगा। 0 होगा कब? जब x बराबर क्या होगा? 0 होगा। पॉजिटिव 1 होगा कब? जब x ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। यही सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन है। इस सिग्नम फंक्शन कहता है कि x अगर इनपुट में 0 से आप जितना भी छोटा वैल्यू लीजिएगा, इनपुट में 0 से छोटा सभी वैल्यू के लिए आउटपुट का रिजल्ट क्या होगा? -1 होगा। 0 लीजिएगा तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। और 0 से बड़ा जितना भी वैल्यू लीजिएगा तो उसका आउटपुट सिग्नम क्या देगा? 1 देगा। कहिएगा कैसे सर? देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इनपुट में -1.23 लेते हैं तो सिग्नम इसके लिए सिर्फ क्या देगा? -1 देगा। अगर हम -5.23 लेते हैं तो सिग्नम इसके लिए क्या देगा? -1 देगा। अगर हम कुछ भी ले लें -10.2 ले लें तो इसके लिए क्या देगा? -1 देगा। अगर हम -5 भी ले लेते हैं तो इसके लिए सिग्नम क्या देगा? -1 देगा। इनपुट में x से छोटा यानी निगेटिव वैल्यू, सारे निगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नम क्या देगा? -1 देगा आउटपुट। अगर इसका 0 लेंगे तो 0 पर तो 0 ही होगा। अगर 1 से बड़ा लें जैसे 1.23 तो इसके लिए सिग्नम क्या देगा? 1 देगा। अगर हम 5 लें तो सिग्नम इसके लिए क्या देगा? 1 देगा। अगर हम कुछ भी ले लें 2.42 ले लें तो सिग्नम इसके लिए क्या देगा? 1 देगा। यानी सिग्नम फंक्शन का कहने का तात्पर्य हुआ कि x से छोटा यानी जितना भी x निगेटिव वैल्यू होगा, सारे निगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नम क्या देगा? -1 देगा। 0 के लिए सिग्नम क्या देगा? 0 देगा। और 0 से बड़ा यानी सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिग्नम क्या देगा? पॉजिटिव 1 देगा। दैट्स क्लियर? ये सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन है। अब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन बहुत ही आसान फलन है। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, जैसे इसका आपको बॉक्स बनाया तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया और ये y इक्वल टू आपका क्या हो गया? fx हो गया। अब जैसे सारे x ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या था? पॉजिटिव 1 था। x बराबर 0 के लिए क्या था? 0 था। और x लेस देन 0 के लिए ये क्या था? निगेटिव 1 था। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा? जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, x डैश और ये हो गया y डैश। यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लीजिए y का पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर मान लीजिए y का निगेटिव 1 है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ इधर सारा x ग्रेटर देन 0 है, इधर x लेस देन क्या है? 0 है। तो सिग्नम फंक्शन में 0 पर क्या है? 0 है, तो यहाँ डाट कर देंगे। उसके बाद सारी पॉजिटिव के लिए क्या है? 1 है, तो इसका इधर चला जाएगा क्योंकि सिग्नम बता रहा है कि सारे पॉजिटिव के लिए मैं कितना दूंगा? 1 दूंगा और सारे निगेटिव के लिए सिग्नम क्या देगा? -1 देगा। तो इसका तो ये सिग्नम फंक्शन का क्या हो गया? ग्राफ। सारे पॉजिटिव x के लिए ये 1 होगा, सारे निगेटिव x के लिए ये क्या होगा? -1 होगा और 0 पर ये क्या होगा? x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। इस सिग्नम फंक्शन का क्या हो गया? ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत? अब इसके डोमेन की चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। तो अगर हम डोमेन बोले, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू हम 0 से बड़ा भी ले सकते हैं, 0 से छोटा भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होगा? और रियल नंबर। डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होगा? और रियल नंबर। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन की बात करें तो रेंज जो सिग्नम फंक्शन का होगा वो मान 3 ही वैल्यू आउटपुट में है, 1, 0 और -1। तो इसका रेंज हो जाएगा -1, 0 और 1। ये सिग्नम फंक्शन का रेंज हो जाएगा -1, 0 और 1। मात्र 3 ही वैल्यू -1, 0 और 1 ये इसके आउटपुट में आता है।
इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये बहुत आसान फंक्शन थे, -1, 0 और 1। कोई दिक्कत? तो ये आज के क्लास में आप लोग को द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और द सिग्नम फंक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब 3 टाइप यानी 7 हो गया, 3 यानी 10 तक हमको जाना है। 3 टाइप का फंक्शन और बचा, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और द स्क्वायर रूट फंक्शन। इन तीनों को पढ़ लेंगे तो मेरा सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को बनाना भी शुरू करेंगे। तो ये आज का क्लास हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे